नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि कल राज्यसभा और लोकसभा दोनों में ही वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 पारित हो चुका है और अब प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बाद यह कानून का रूप धारण कर लेगा। पिछले वीडियो में हमने इस बात पे चर्चा किया था कि वे प्रमुख संशोधन कौन हैं, कौन कौन से हैं जो 1995 के वक्फ अधिनियम में आएंगे, इंक्लूड हो जाएंगे। आज हम संक्षेप में उन 3 कारणों की चर्चा करेंगे जिनके कारण ये संशोधन विधेयक लाया गया। तो मैं हूं उपेंद्र सिंह और आइए देखते हैं कि वे प्रमुख कारण कौन से थे जिसके कारण यह अमेंडमेंट बिल लाया गया। तो पहला आप पॉइंट कर सकते हैं, पहला जो कारण कह सकते हैं, जो विवाद था वक्फ की स्थापना को लेकर के। पुराने विधेयक में, पुराने कानून में यह कहा गया था कि वक्फ की स्थापना 3 तरीके से हो सकती है। पहला घोषणा, दूसरी चीज़ थी उपयोग और तीसरा था वसीयत। अब नए अधिनियम में यह कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति यदि अपनी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित करना चाहता है तो उसके लिए एकमात्र तरीका ये होगा कि वह बाकायदा नियमानुसार अपनी वसीयत करे और तब अपनी संपत्ति का वह दान करे। इसके पहले ये था, उसमें एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है कि वक्फ बाय यूजर, तो यानी उपभोग के द्वारा किसी संपत्ति को वक्फ घोषित कर देना। यानी इसको ऐसे समझिए कि मैंने आपकी किसी ज़मीन को किसी धार्मिक पर्पज के लिए लिया और कुछ दिन बाद मैंने ये कहा कि नहीं, अब यह संपत्ति आपकी नहीं है, हमारी हो गई है, क्योंकि हमने इस पे जो अपने धर्म से जुड़े हुए रिचुअल हैं वह संपादित किए हैं। तो यह नया अधिनियम, यह जो पुराना कानून था कि वक्फ बाय यूजर, तो अब वो उसको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया, जो विवाद का एक बहुत बड़ा कारण था। दूसरा जो कारण था वह था वक्फ का निर्धारण। अब पुराने अधिनियम में क्या होता था? पुराने अधिनियम में एक आर्टिकल थी, आर्टिकल कहिए, सेक्शन कहिए 40, जिसमें कहा गया था कि रीजन टू बिलीव, यानी यदि किसी राज्य के किसी वक्फ बोर्ड को यह विश्वास करने का कारण है, रीजन टू बिलीव, कि कोई पर्टिकुलर संपत्ति अब वक्फ की संपत्ति हो गई है या उसको हो जाना चाहिए, तो वह उस संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित कर सकता था, चाहे वह संपत्ति निजी हो, किसी व्यक्ति की हो या सरकारी हो। अब इसमें सबसे ज़्यादा विवाद हो रहा था कि कई जगहों पे जो वक्फ बोर्ड है, जैसे तमिलनाडु में किसी पुराने 1500 साल पहले पुराने मंदिर को वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित कर दिया, कहीं पूरे गांव को वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित कर दिया, संसद को कह दिया कि यह वक्फ की प्रॉपर्टी है, कहीं किसी कॉलेज को कह दिया। तो निजी संपत्ति और सरकारी संपत्ति दोनों को लेकर के व्यापक विवाद हो रहा था। तो इस सेक्शन को, सेक्शन 40 को, जिससे वक्फ का निर्धारण इस आधार पर होता था कि वक्फ बोर्ड को लगता है कि यह संपत्ति वक्फ की है, इसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। तीसरा जो कारण था वह था कि वक्फ बोर्ड की कार्रवाइयों को लेकर के जब विवाद होता था तो उसकी अपील कहाँ की जाए। अब हो ये रहा था पहले कि वक्फ बोर्ड किसी संपत्ति को, चाहे वो सरकारी हो चाहे निजी हो, किसी भी आधार पर वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित कर दिया। अब जब आपको पता चलता था या दूसरे पक्ष को पता चलता था तो वह अपील तो कर सकता था, लेकिन वह अपील वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल में ही कर सकता था। यानी वह वक्फ बोर्ड जिसने किसी संपत्ति को वक्फ घोषित किया, वह संपत्ति यदि आपको लगता है यह मेरी है, तो आप वो अपील कहाँ करेंगे? वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल में। अब इसमें होता क्या था कि ज़्यादा चांस यही होता था कि जो निर्णय आएगा वह वक्फ बोर्ड के फेवर में आएगा, क्योंकि जो ट्रिब्यूनल है वह वक्फ बोर्ड का है। हाँ, कुछ केसेज में आप न्यायालय में जा सकते थे, हाई कोर्ट में जा सकते थे, लेकिन वहाँ भी एक समस्या थी। वहाँ पे आप वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल के खिलाफ PIL दायर कर सकते थे। यानी यह संपत्ति का मामला है और आपको सिविल केस दायर करना चाहिए, क्योंकि इसमें प्रॉपर्टी जुड़ी हुई है, और चूंकि हम सिविलियन हैं, फंडामेंटल राइट हमको है,
और उसके तहत जब हम जाते हैं तो हमारे ऊपर आईपीसी और जो संविधान है पार्ट 3 उसके तमाम अनुच्छेद लागू होते हैं, तो दायरा बहुत बड़ा हो जाता है। लेकिन पीआईएल के रूप में हम यदि कोई रिट दायर करते हैं, अपील करते हैं, तो उसका दायरा बहुत कम हो जाता है और उसमें पीड़ित पक्ष को या तो न्याय नहीं मिलता या तो बहुत देर से न्याय मिलता है। तो ये 3 मुख्य कारण थे जिसके चलते इस अमेंडमेंट बिल को लाया गया। तो देखते रहिए, पढ़ते रहिए, समझते रहिए। थैंक यू वेरी मच।